एक दो एग्जांपल और देखा जाए। जैसे सपोज करिए एक मिक्सचर है जिसमें FeSO4 है और Fe2SO4 थ्राइस, फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट, और इसका रिएक्शन हम लोग KMnO4 से करा रहे हैं। तो कैसे पता करेंगे कौन किससे रिएक्ट करेगा किससे नहीं करेगा? तो इसको देखिए पहले, KMnO4 ये क्या है याद करिए, इसके बारे में बताया गया था। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, जिससे रिएक्ट करता है उसको उसके अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाता है जनरली। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे जो चीजें हैं इसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो अब देखिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो सकता है किसका नहीं हो सकता। सल्फेट आयन सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, SO4-2 है। SO4-2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +6 है, जो कि सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है। इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का पॉसिबल नहीं है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन होगा नहीं। SO4-2 है तो Fe+2 है। Fe का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, क्योंकि Fe का जो हाईएस्ट है वो +3 है। Fe+2 से ऑक्सीडाइज होके +3 में जा सकता है। Fe+2 से +3 में जा सकता है, तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, मतलब FeSO4 का रिएक्शन KMnO4 से होगा। क्या Fe2SO4 थ्राइस का होगा या नहीं होगा? फिर से वही बात है, सल्फेट आयन यहाँ पे भी SO4-2, तो इस वाले पार्ट का तो नहीं होगा। अच्छा 3 आयन है ये, तो -6 चार्ज यहाँ से आया तो इस पे +6, और Fe2 है तो इस पे +3 आ जाएगा एक आयरन पे, मतलब यहाँ आयरन +3 स्टेट में है और यही आयरन का हाईएस्ट है। तो आयरन का भी ऑक्सीडेशन अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आयरन भी अपने हाईएस्ट स्टेट में है। तो इस पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है KMnO4 से। इसका मतलब मिक्सचर तो इन दोनों का है, बट रिएक्ट कौन करेगा? तो सिर्फ FeSO4 रिएक्ट करेगा KMnO4 से। तो अगर सिर्फ यही रिएक्ट कर रहा है तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। KMnO4 से सिर्फ कौन रिएक्ट करेगा? तो FeSO4, तो उन दोनों के मिली इक्विवेलेंट बराबर है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले, FeC2O4 प्लस Fe2C2O4 थ्राइस। ये एक मिक्सचर है इन दोनों चीजों का, इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं KMnO4 से। FeC2O4, इसकी अगर बात की जाए तो आयरन +2 में है, ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये तो हो ही सकता है। साथ में ऑक्सलेट आयन है C2O4-2। C2O4-2 में कार्बन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा अगर कैलकुलेट करेंगे, और इसका भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, ये ऑक्सीडाइज होके +4 में जाएगा। इसके लिए हम लोग एन फैक्टर भी जब निकाल रहे थे, देख रहे थे एन फैक्टर के एग्जांपल्स, तो इसके लिए भी निकाले थे, देखिएगा नोट्स पलट के। यहाँ आयरन भी ऑक्सीडाइज होगा, कार्बन भी ऑक्सीडाइज होगा, ये दोनों ऑक्सीडाइज होंगे, KMnO4 इससे रिएक्ट करेगा। अब इसकी बात करते हैं। आयरन यहाँ +3 में है, जैसे पिछले केस में निकाले थे वैसे निकाल सकते हैं। आयरन यहाँ +3 में है, और अगर आयरन +3 में है तो आयरन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये ऑक्सलेट आयन C2O4-2 यहाँ भी है, और कार्बन +3 में इसमें भी होगा। ऑक्सलेट आयन में कार्बन +3 में ही रहता है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन इसमें पॉसिबल है। और अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, मतलब इस कंपाउंड से भी KMnO4 रिएक्ट करेगा। कार्बन ऑक्सीडाइज होके +4 में जाएगा, CO2 बनाएगा। मतलब KMnO4 Fe2C2O4 थ्राइस से भी रिएक्ट कर रहा है, मतलब KMnO4 इन दोनों से रिएक्ट कर रहा है, कुछ इससे रिएक्ट करेगा कुछ इससे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे इन दोनों के मिली इक्विवेलेंट मिला के KMnO4 के मिली इक्विवेलेंट के बराबर होंगे। मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe2C2O4 थ्राइस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इस तरीके से हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम लोग किसके मिली इक्विवेलेंट को किसके बराबर करेंगे। अगर हम लोग ये खुद से डिसाइड नहीं करेंगे तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें आपको क्वेश्चन पढ़ के समझनी है कि किसका किससे रिएक्शन हो रहा है, किसका मिली इक्विवेलेंट आप किसके बराबर करें। एक बार अगर आप ये सोच लिए कि इसका मिली इक्विवेलेंट इसके बराबर करना है, तब फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया है। एक सिंगल लाइन का इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करके आंसर निकाल देना।
बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ के जो क्वेश्चंस हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक पार्ट बोला जाता है एसिड बेस टाइट्रेशन और दूसरा पार्ट बोला जाता है रेडॉक्स टाइट्रेशन। दोनों में काम वही करना होता है, मिली इक्विवेलेंट से बराबर करने होते हैं, बट उसको दो अलग अलग पार्ट में हम लोग देख लेते हैं। पहले पार्ट में एसिड बेस और सॉल्ट के आपस में रिएक्शंस पे बेस्ड प्रॉब्लम, और दूसरे पार्ट में रेडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो पहला पार्ट हम लोग देखेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन वाला, जिसमें एसिड और बेस से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। इसमें करना वही है कि मिली इक्विवेलेंट आपको बराबर करना है, ये देखते हुए कि किसका रिएक्शन किससे होगा। और हम लोग जो एग्जाम्पल अभी ये सब देखे हैं कि कैसे हम लोग किसके मिली इक्विवेलेंट बराबर करेंगे, अगर ये समझ में आ गया है तो अब आसानी से क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको कोशिश करिए खुद से लगाने की, लग जाएगा। कैसे लगाना है मैं थोड़ा हिंट भी दे दूंगा। एक क्वेश्चन ये है, 100 ml of an aqueous solution contains 0.1 molar of each HCl and H2SO4. What volume of 0.1 molar NaOH solution is required to react completely with above solution? इस सॉल्यूशन से रिएक्ट करने के लिए, किस सॉल्यूशन से, तो 100 ml सॉल्यूशन से। इस 100 ml सॉल्यूशन में क्या है, HCl है और H2SO4 है। HCl की मोलरिटी भी 0.1 है और H2SO4 की मोलरिटी भी 0.1 है। इससे रिएक्ट करने के लिए 0.1 मोलर NaOH का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, ये हमें बताना है। तो अभी पीछे हम लोग देखे थे HCl H2SO4 का मिक्सचर था, उसका NaOH से रिएक्शन करा रहे थे, तो वहां पे हम लोग इक्वेशन बनाए थे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। तो वही काम ये करना है, HCl के मिली इक्विवेलेंट प्लस H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NaOH के मिली इक्विवेलेंट। HCl के मिली इक्विवेलेंट निकाल रहे होंगे तो इसकी मोलरिटी 0.1, वॉल्यूम 100 ml, एन फैक्टर HCl का, NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो 1 हो जाएगा। H2SO4 की मोलरिटी 0.1, वॉल्यूम इसके लिए भी 100 ml है और H2SO4 का एन फैक्टर 2 होगा, इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। इसकी मोलरिटी 0.1, इसका वॉल्यूम VmL मान लीजिए और एन फैक्टर NaOH का 1। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, कैलकुलेट करने पे आंसर 300 ml आएगा। एक बार आप इक्वेशन बना के आंसर निकालिए, 300 ml आंसर आना चाहिए। इक्वेशन आप क्या बनाएंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इन पे बेस्ड एक असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करना है, इसको पूरा समझना है, कॉपी में नोट करना है। मुझे पता चल रहा है कि कुछ लोग कॉपी में नोट नहीं कर रहे हैं। जब कोचिंग वापस से खुलेगी तो कॉपी लेके आना है सबको, कॉपी में नोट जरूर करना है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि वीडियो तो आ ही रहा है, वीडियो को ही बाद में देख लेंगे, तो ये काम गलत है। आपकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी अगर आप कॉपी में नोट नहीं करेंगे तो जो जो वीडियो भेजे जा रहे हैं, उसके जो नोट्स भेजे जा रहे हैं, उनसे कॉपी में नोट्स बनाइए। और वीडियो में अगर कुछ लगता है आपको इम्पोर्टेंट जो नोट्स में नहीं है, जो कि वीडियो में बोला गया है, तो उसको भी कॉपी में नोट करिए। अगर नोट्स आप अपना प्रॉपर नहीं बनाएंगे तो आपको लास्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आप अपना खुद का एक नोट जरूर बनाएं, उसमें कोई भी उसमें किसी भी तरह से आपका कोई भी मतलब आपकी तरफ से नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए नोट्स बनाने में, कोई भी नेग्लिजेंस। नोट्स डेली प्रॉपरली बनाएं, प्रॉपरली। चलिए, तो एक असाइनमेंट आप लोग को मिलेगा, उसको सॉल्व करिएगा और फिर कल हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट को। असाइनमेंट के सॉल्यूशन कल पोस्ट कर दिए जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।